नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मजे में? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पक्का करते हैं। देखिए अपनी जो दो तीन अभी जो सेशन हुए ना, बहुत बढ़िया सेशन हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे वाले भी। अब आने वाले जो 3 चैप्टर हैं कौन कौन से, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, एसडीआई, एमपीआई, इनमें से कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चन फंसेंगे। और इसमें मित्र अपने इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस हो गए, बजट के क्वेश्चंस हो गए, इन सभी को हमने क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना ये आपको करा के हम दे देंगे ना, इसको बस आप अच्छे से करके चले जाना, इसके अलावा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलिए गरीबी के बारे में देख लें। कहते हैं ना, कई बार अपन कॉलेज में पढ़ते थे तो 2 लड़के कहा करते थे, यार ये तो इस समय बहुत गरीबी में आया हुआ है। गरीबी में क्यों आया है? प्रेम का मारा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। पैसे से नहीं, दिमागी रूप से भी गरीब हुआ पड़ा है। कई बार कहते ना, है तेरे पैदल दिमाग से बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल गरीब आदमी है तू। कई बार पिक्चर में आपने डायलॉग सुनवाएंगे, हैं तेरे पास माँ का प्यार नहीं है तो बिल्कुल गरीब आदमी है। मेरे पास देख पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास माँ का प्यार है, बाकी सारे प्यार है, तो मैं अमीर हूँ, तू गरीब है। ये भी एक डेफिनेशन है। इकोनॉमी में डेफिनेशन क्या आती है वो भी देख लेते हैं। इकोनॉमी में बेसिकली गरीबी से तात्पर्य है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही तो आप गरीब हैं। क्या वो पूरी नहीं हो रही तो गरीब हैं? शब्दों को पकड़ के चलना। जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग के लिए जो आवश्यक है, यदि आप वह प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको प्राप्त करने में अयोग्य हैं, तो आप क्या हैं? गरीब। क्लियर? अब न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं? एटलीस्ट न्यूनतम आवश्यकता में कि भैया कि घर वर किसी के बिना रह लूंगा लेकिन पेट के लिए भोजन तो चाहिए। सबसे पहले भोजन चाहिए। भोजन मिल जाएगा तो तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। वो मिल गया तो फिर अगर बेसिकली अपना जो विकास इसी क्रम में होता है, फिर क्या चाहिए? भोजन मिलने लग गया, कपड़ा मिल गया, तो कहीं सर छुपाने कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ बैठ के मैं रह सकूँ। तो मकान चाहिए, मकान मिल जाएगा तो पढ़ लिख लें, फिर स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया रहें। ये कुछ न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं की बातें हैं, ये हमें होनी चाहिए। क्लियर है? इन्वेस्टोपीडिया पर ये पॉवर्टी की बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। ये क्या है? एक स्टेट और कंडीशन है, अवस्था है और एक दशा है, विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि फाइनेंशियल उसके पास जेब खाली है और इस जेब खाली की वजह से वह न्यूनतम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। ये आपकी गरीबी। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देख लें, थ्योरेटिकली क्या कहता है। निर्धनता या गरीबी क्या है मित्र? एक अवस्था है जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं, कौन सी आवश्यकताओं? मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थता या अभाव का होना ही निर्धनता कहलाता है। ऐसे प्रोफेसर अमर्त्य सेन इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेकर उन्होंने एक बात कही कि भैया क्षमताओं का अभाव है, ठीक है। गरीबी क्या है? क्षमताओं का अभाव है, कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको आप बोलते हैं। अर्थात ये केवल धन का अभाव नहीं है कि पैसे नहीं, यही नहीं अभाव नहीं है, बल्कि आपकी पूर्ण क्षमता है, आप उसको उपयोग में नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपनी पूर्ण क्षमताओं को पहचान नहीं पा रहे थे, ये भी गरीबी है। ये भी गरीबी। कई होते हैं ना, केवल दिमाग खूब अच्छा होता है लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल इतने अच्छे नहीं मिले हुए होते, या पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला होता तो मजदूरी कर रहे होते हैं, लेकिन मजदूरी में फिर बहुत बढ़िया नाम कमाते हैं। कई सारे आपको देखे होंगे ऐसे टेक्नीशियन होते हैं जो कहीं मशीनरी ठीक नहीं होती, वहाँ ले जाओ आप। जैसे आपकी कोई प्रेस की मशीन खराब हो गई, मिक्सी खराब हो गई, पंखा खराब हो गया, टीवी टावी खराब हुई, खट रिपेयर कर देगा वो। जबकि आप पूछो भैया कहाँ तक पढ़े लिखे हो, कहाँ से ITI करी? कोई ITI, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं करी, लेकिन अपने काम में नंबर बने। अगर उसको वही शिक्षा दीक्षा मिल जाती है, उसमें पढ़ लिख लेता है, IIT चल जाता, तो पता नहीं कितना बड़ा आदमी बन जाता। समझ रहे हैं? तो केवल यही नहीं है, यदि व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमताओं को भी नहीं पहचान पाता तो यह भी गरीबी है। आगे बढ़े, चलो प्रकार देख लेते हैं गरीबी के। एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष को ऐसे समझें, 2 दोस्त हैं या 2 दोस्त हैं, इसके पास 3 गाड़ी हैं, इसके पास 2 गाड़ी हैं। गाड़ी भी कौन सी? इसके पास 3 स्कॉर्पियो हैं, उसके पास 2 स्कॉर्पियो हैं। तो इन दोनों में गरीब कौन सा हो गया? 2 नंबर वाला गरीब हो गया, दूसरा गरीब हो गया। जैसे कि आप स्वीडन में रहो, टॉप कंट्रीज हैं,
और स्वीडन ये HDI में टॉप कंट्रीज, मतलब रहने के लिहाज से स्वर्ग बोलते हैं। सरकार आपको घर में आके निवाला तक डाल देती है। नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगारी भत्ता इतना मिलता है जितना अपने यहाँ पे IAS की तनख्वाह है, इतना तो आपको वहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। अब वहाँ पर ये बताओ, स्टेटा ऑलमोस्ट इक्वल है, तो वहाँ पर गरीबी कैसे देखोगे आप? सापेक्षता गरीबी देखोगे। उसके पास तो भैया 3 मकान हैं और मेरे पास एक ही मकान है, एक ही गाड़ी है, हैं? खाने पीने के लिए तो भरपूर है, कोई समस्या नहीं है, पैसा भी दे रही है गवर्नमेंट बढ़िया से। ये तो 3 कंट्रीज घुमाया, मैं तो 2 ही कंट्री घूम के आया। तो सापेक्ष गरीबी बेसिकली तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, 2 लोगों के बीच में तुलना, सापेक्षता देखी जाती है, रिलेटिविटी। एक होता है निरपेक्ष गरीबी जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ही बोलेंगे, ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, या रिलेटिव और एब्सोल्यूट, क्लियर है? उल्टा कर लेना है इसका, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। इनको देख लो मित्र फटाफट। अब देखो निरपेक्ष में क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी में अपन एक पॉइंट तय कर देते हैं, इस गांव में रहने वाले जिस आदमी पर मोटरसाइकिल नहीं है और साइकिल नहीं है वो गरीब है। हमने एक क्या कर दी, एक लाइन खींच दी, इसके नीचे जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, इसके नीचे जिसके पास अगर साइकिल नहीं है वो क्या है, गरीब है। क्लियर है? चलो इनको अब थ्योरेटिकल लैंग्वेज में और देख लो। चलो एक वाइट रंग भी होना चाहिए। क्लियर है मित्र? सापेक्ष और निरपेक्ष थ्योरेटिकली देख लेते हैं। जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन का स्तर सामान्य लोगों से निम्न है। अब सामान्यता का स्तर वही होगा जो मैंने आपको बताया, तेरे पास 3 मोटरसाइकिल, मेरे पास एक भी मोटरसाइकिल नहीं है। समाज के एक औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग और वह संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक है, यह देश में व्याप्त आर्थिक असमानता को व्यक्त करती है। इसकी गणना हम कैसे करेंगे, लॉरेंज वक्र के माध्यम से और गिनी गुणांक का हम प्रयोग करेंगे। लॉरेंज वक्र का और गिनी गुणांक का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? मतलब कि कुछ लोगों का आय या जीवन का स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। समाज के एक औसत व्यक्ति को हम देखते हैं, अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं और उस गांव में बाकी सबके पास 50-50 लाख रुपए, तो 50 लाख वाला गरीब है। औसत तुलना की जाती है। जैसे कि सपोज करो 4 आदमी है गांव में, सपोज करो एक के पास 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 4 3 7 8 9 10 करोड़ हो गए। 10 नहीं, चलो 12 कर दो किसी को ना, 1 करोड़ और बढ़ा दो, 12/4 कर दिया तो 3 करोड़। 3 करोड़ से पैसे जिसके पास कम है वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। समझ गए? समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग और वह संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। क्लियर? चलिए, किसी देश की यदि आर्थिक असमानता को आप व्यक्त करना है तो आप कैसे बताएंगे, रिलेटिव पॉवर्टी के माध्यम से बताएंगे। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, सुविधाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है तो हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। इसका अनुमान लगाने के लिए हम मेरे मित्र गरीबी रेखा की एक धारणा का प्रयोग करते हैं, और ये जो गरीबी रेखा की धारणा का हम प्रयोग करते हैं इसी को क्या बोलते हैं, हेड काउंट मेथड कहते हैं। क्लियर? गरीबी रेखा क्या है, वह रेखा है, क्या वह रेखा है वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। हिसाब अगर 100 रुपये आपको प्रतिदिन के मिल रहे हैं तो एटलीस्ट आपको खाने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको खाने को मिल जाएगा। जिनकी आय इस गरीबी रेखा से कम होती है वह निर्धन कहलाते हैं, और इसी विधि को हम मेरे मित्र क्या कहते हैं, हेड काउंट विधि कहते हैं। तो भारत में जितनी भी आगे हम कमिटीज पढ़ेंगे उनका काम यही था
कि एक ऐसी रेखा तय करके बताओ कि इतने रुपए, यदि इतना उपभोग आपको करते हो तो आप गरीब हो, यदि इससे कम उपभोग कर रहे हो तो गरीब हो। अगर इस रेखा से ऊपर इतनी रेखा तय कर देंगे, जैसे आप 100 रुपये 200 रुपये या डेली का आपको 2400 किलो कैलोरी का खाना मिल रहा है तो आप गरीब नहीं हो। क्लियर, उससे कम आपको कैलोरी का खाना मिल रहा है तो आप गरीब हो। या उसके साथ साथ हमने तय कर दिया कि 200 रुपये डेली के अगर एक प्रति व्यक्ति को मिलता है तो वो गरीब नहीं है, उससे कम मिलता है तो गरीब है। क्लियर है, ये था आपका सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। आगे बढ़े। भारत में गरीबी मापन के लिए हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं? हेड काउंट मेथड का प्रयोग करते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पर करते हैं। देखो हर लाइन में आपके लिए प्रश्न है, क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि आय की तुलना में वह निर्धनता निर्धारण का बेहतर पैमाना है। तो दो बातें ध्यान में आ गई। भारत में गरीबी मापन के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं? हम हेड काउंट मेथड काम में लेते हैं। हेड काउंट मेथड क्या है? ये सब गरीबी रेखा है, इस रेखा से नीचे जो भी होंगे वो सभी गरीब कहलाएंगे, इस रेखा के ऊपर कहलाएंगे तो सारे अमीर कहलाएंगे। अब रेखा में आपने चाहे तय कर दिया हिसाब, 100 रुपये आपने तय कर दिया, 100 रुपये से कम कमाने वाले सारे गरीब, इसी तरीके से 100 रुपये से ऊपर कमाने वाले सारे अमीर, या 10 रोटी जिसको मिल जाती है वो गरीब नहीं है, और 10 रोटी से ऊपर मिलती है तो वो अमीर है, मतलब गरीब नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं हम बीपीएल को क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसे ही अबव पॉवर्टी लाइन, तो हमने पॉवर्टी की लाइन तय कर दी। साहब 2 लाख रुपए सालाना कमा रहा है और 2 लाख से कम कमाता है तो इट मीन्स ये बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत। देखते हैं आप, तो ये किसको शो करता है? ये हेड काउंट मेथड को शो करता है। क्लियर है? उपभोग व्यय का अनुमान लगाते समय खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तु पर किए गए व्यय को भी इसमें शामिल किया जाता है। उपभोग व्यय भी देखते हैं कि डेली का आपको एटलीस्ट इतना तो उपभोग आप कर रहे हो, मतलब इतना अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने तन ढकने के लिए आप इतना तो क्या कर रहे हो? खर्चा कर रहे हो। उस पैमाने को भी हम इस गरीबी रेखा या हेड काउंट मेथड के अंतर्गत लेके आते हैं। क्लियर है? स्पष्ट है? तो भारत में हम गरीबी मापन के किस मेथड से करते हैं? गरीबी का मापन हेड काउंट मेथड के माध्यम से। गरीबी की रेखा का निर्धारण प्रति व्यक्ति के मासिक उपभोग के आधार पर करते हैं। क्लियर है? और उपभोग का जब भी हम व्यय, उपभोग व्यय, ये जो खर्चा कर रहा है, इसका अनुमान लगाते समय हम खाने का और गैर खाद्य वस्तुओं का भी व्यय का ध्यान में रखा जाता है जब ये रेखा हम निर्धारित करते हैं। निर्धनता का श्रेणीकरण, ये भी देख लो मेरे मित्र। अब देखो कई गांव में आपने घर देखे हैं कि जैसे आप अब गांव से बाहर आ गए, पढ़ लिख लिए, अधिकारी बन गए, 10-15 साल बाद फिर गांव में गए तो आपने देखा यार तू यार लाला अभी भी गरीब ही है। जब आया था तब भी झोपड़ी में रह रहा था, तब भी फटे टूटे हाल थे, आज भी वही हाल है, वही रेडी ठेड़ी लगा रहे तू यार, कहीं चक्कर है भाई तेरे साथ। तो एक प्रकार का वो गरीब है। एक था यार इसके तो हालत बड़ी खराब थी, छप्पर था, आजकल तो इसने बहुत बढ़िया मकान बना लिया। क्लियर है? तो इस प्रकार का वो गरीबी देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से हमने 3 श्रेणी बना रखी है निर्धनता की। एक चिरकाल निर्धन, दूसरा अल्पकालिक निर्धन, और तीसरा कभी निर्धन नहीं। क्लियर? इनमें जैसे गांव में 50 दुकानें हैं, अब किराया आ रहा है तो आ रहा है, हमेशा आ ही रहा है। चिरकाल निर्धन क्या है? व्यक्ति या परिवार काफी लंबे समय से निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते। इस प्रकार के व्यक्ति और परिवार को हम क्या बोलेंगे? चिरकाल निर्धन। एक है अल्पकालिक निर्धन, ऐसे व्यक्ति और परिवार जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच में आते हैं। जैसे कि खेती का टाइम था, फसल काटने का टाइम था, तो फसल काटने वाले आपके मजदूर आ गए, उस समय तो खूब काम मिल गया। ट्रैक्टर वाले थे, खूब काम मिल गया खेत जोतने के लिए, हाँ बढ़िया से आपने कर लिए। होली दिवाली आ गई, मिठाई वाला था, खूब काम मिल गया। तो उस समय तो काम मिल गया तो क्या है, वो निर्धनता नहीं है। लेकिन बाकी समय खाली बैठे हैं, कमाई नहीं है। अब गर्मियों में काहे की फसल काटे हैं, सब घर बैठे हुए हैं, कोई कमाई नहीं है। तो ये कैसे? निर्धन और गैर निर्धन। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति या परिवार आते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्पकालिक निर्धन कहते हैं। मौसमी मजदूर यही है कि जब मौसम आया काम धंधे का तो खूब काम धंधा था, जब वो मौसम चले गया तो घर खाली बैठे। कभी निर्धन नहीं, निश्चित आय के स्रोत एवं संपत्ति होती है। निश्चित आय आ रही, जैसे आप सरकारी अधिकारी बन जाएंगे और बन भी आप एसडीएम जाएंगे तो क्या है, आपको तो भैया निश्चित आय मिल रही है। तनख्वाह आ रही है आपको सबसे पहले 1 तारीख को ही, निश्चित आय, संपत्ति भी खूब सारी, तो आप निर्धन नहीं है।
भारत में गरीबी के कारण क्या क्या है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। देखो मैं अभी टू द पॉइंट चलूंगा, जब मेंस के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से कर देंगे, लेकिन ये पॉइंट भी पर्याप्त है, तो बेसिकली हल्का हल्का सा मैं इसको टचअप करता चलूंगा। 3 तरीके से हम गरीबी के कारण देखेंगे, एक ऐतिहासिक कारण, एक सामाजिक कारण, एक आर्थिक कारण। ऐतिहासिक कारण में क्या देखेंगे, पहले तो हम सोने की चिड़िया थे, तो गरीबी का कौन सा कारण देखेंगे, ऐतिहासिक में कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे, उपनिवेशवाद एवं सामंती व्यवस्था को देखेंगे, भारत से मिलियंस ऑफ डॉलर जितना पैसा लेके ब्रिटेन चलेगी और हमारे ही पैसों की वजह से आज क्या है वो दम करके बैठा हुआ है। कल परसों मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री और एक रिपोर्ट देख रहा था कि आप देखो कितने नीच हरकत करी थी इन अंग्रेजों को, तो हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस समय बंगाल का फैमाइन हुआ उसमें 3 बड़े फैमाइन हुए थे, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी मेरे मित्र, लाखों लोगों की मृत्यु। तो बंगाल का जो फैमाइन था इतना भयावह था, 40 से लेकर 45 के बीच में बहुत बुरी हालत थी वहां पे, लाशें यूं ही पड़ा करती थी, चील कौवे खाया करते थे। इन्होंने उस समय भी कोई मदद नहीं करी हमारी भारतीय जनता की, और यहां से भी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी इन्होंने अनाज और दाना पानी नहीं भेजा, लेकिन वहां पर एक्सपोर्ट बंद नहीं किया इनने, वहां पर अपने देश में एक्सपोर्ट और आय के साधनों को बंद इन्होंने नहीं किया। क्लियर है। दूसरा सामाजिक कारण, सामाजिक कुरीति हैं, सामाजिक परिस्थितियां, सोशल स्टेटस, सोशल फैक्टर बहुत सारे जिनके कारण भी गरीब बने रहते हैं, उसके कुचक्र में आप घूमते रहते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन, जहां 2 आदमी काम कर लेते पहले 3 खेत का, अब 10 आदमी और आ गए, तो ये बढ़ गया आपका जो लाभ बटना था। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कितना ही काम कर लो वो तो वही 3 मण गेहूं रहा है, उसमें कैसे पार पड़ेगी। ऐसे ही इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अकुशल संसाधन का उपयोग करना, हम संसाधनों का भी ढंग से उपयोग नहीं करते। कई बार खाती को मैंने देखा है कि एक पेड़ से बनाना है उनको बेड या कुर्सी, तो उससे 3 कुर्सी बन सकती थी, बाकी खराब कर दिया उसने। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, काम धंधा करने के बारे में ट्रेनिंग नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप, क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर, कभी अकाल पड़ गया, कभी बारिश बाढ़ आ गई, काम धंधा आदमी कहाँ से करेगा। और अंतिम इसमें फैक्टर दिख नहीं रहा आपके नीचे, वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर। देखो हमारे यहाँ से जीवटता कैसी है कि राजस्थान के थार शेखावटी इलाकों में कौन सा पानी बरसता था पहले, अब तो थोड़ा क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर आ रही है, पश्चिमी राजस्थान में अपने जालोर की तरफ चल जाओगे तो नर्मदा आ रही है, पानी आ रहा है नर्मदा का। तो ये तो अब हुआ ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पहले तो ज्योग्राफिकल अपने फैक्टर्स थे जिनकी वजह से लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। और जीवितता ऐसी है कि जहाँ भी गए उन्होंने झंडे गाड़े हैं, उस समय के पुराने जितने भी सेठ थे सब मारवाड़ी थे, लेकिन उनके गाँवों में आप जाके देखो रह सकते थे क्या। ज्योग्राफिकल फैक्टर भी क्या एक कारण होते हैं कि उस क्षेत्र में लोगों को व्यवसाय ना मिलना, और गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। मतलब इनको कभी मेंस में अपन ढंग से डिस्कस करेंगे ना। गरीबी के दुष्चक्र का राष्ट्रीय स्वरूप और गरीबी के दुष्चक्र का व्यक्तिगत स्वरूप, 2 चीजें और देख लो। पहले हम व्यक्तिगत स्वरूप देख लेते हैं, साइकिल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी में बच्चा पैदा हुआ, पढ़ने लिखने को उसको नहीं मिलेगा, एजुकेशन स्किल्स उसको नहीं मिलेगी, तो जॉब प्राप्त करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई मजदूरी इत्यादि की जॉब करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, अब जिस जैसा कमाई कर रहा है, जहाँ छोटी मोटी नौकरी मिल रही है, तो उसको वो कारा तोड़ पाएगा क्या, नहीं तोड़ पाएगा, वो उसी साइकिल में फंसा रहेगा। फिर उसकी शादी हो जाएगी, बालक हो जाएंगे, फिर उसका बाप भी गरीब तो बेटा भी गरीब, तो बेटा भी गरीब, तो जो बाप ने साइकिल चलाई वही साइकिल बेटे के साथ भी चलेगी। अब गरीब बच्चा फिर गरीबी में पड़ेगा, फिर भाई पढ़ाई लिखाई कम होगी तो उसको भी आगे संभावना और अवसर कम मिलेंगे। क्लियर है। तो ये कौन सा साइकिल है, ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी व्यक्तिगत स्वरूप है। राष्ट्रीय स्वरूप देखें, किसी व्यक्ति की लो इनकम है, गरीब है, अंदर खाएगा क्या, निचोड़ेगा। 100 रुपये आते हैं तो भैया 100 रुपये में तो मेरे पेट की केवल वो की शांत होती है, या थोड़े मोड़े ऊपर तन के लिए कपड़ा इधर उधर से इकट्ठे करके ले आता हूँ। तो आपको सेविंग कर पाओगे, बोलो काहे की मजाक करते हो साहब, काहे की सेविंग। अगर इनकम लो है तो सेविंग भी आपकी लो रहेगी, और सेविंग ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे आप। और देश में यदि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो पर कैपिटा कैपिटल है, पूंजीगत व्यय की बात कर रहे हो, या पूंजीगत आप प्रति व्यक्ति
पूंजी की बात कर रहे हो तो वो भी कमी रहेगी। अगर आप भैया कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा तो प्रोडक्टिविटी भी लो ही रहेगी, और प्रोडक्टिविटी लो है तो काम धंधा भी लोगों को कम मिलेगा, रोजगार भी कम मिलेगा। तो भैया अगर गरीबी में लो इनकम है आपकी, तो ये एक राष्ट्रीय स्वरूप के रूप में दुष्चक्र सामने मिलता है। गरीब है, सेविंग नहीं है, सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, और लो इन्वेस्टमेंट है तो भैया क्या है, पर कैपिटा लो पर कैपिटा कैपिटल है आपके पास, मतलब धंधे में पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्टिविटी भी फिर लो रहेगी, एम्प्लॉयमेंट भी लो रहेगा, फिर वापस इनकम है ही नहीं, कुल मिला के करीब रह गए। दो प्रकार के दुष्चक्र देखे जाते हैं, व्यक्तिगत स्वरूप और राष्ट्रीय स्वरूप के, ये साइकिल है, इनको भी ध्यान कर लेना। अब एक देख लो मेरे मित्र, लॉरेंज करो, हाँ लॉरेंज करो, स्कोर देख लो। जो गिनी और अपन देख रहे थे ना, लॉरेंज, इन दोनों को देख लेते हैं, समझो इसको एक बार। मैंने एक और आपको नीचे झालर लटका दी है, उसको और देख लो। चलो इसमें बस एक चीज और देख लेते हैं, लॉरेंज कर्व करने से पहले ये असमानता एक शब्द है, उसको और देख लो। असमानता क्या है ये भी भैया गरीबी से संबंधित है, परंतु पृथक अवधारणा है लेकिन गरीबी से। क्लियर है? हमारे देश में हम देखते हैं कि 1% लोग के पास कितनी संपत्ति है, 25-30% संपत्ति है देश की। मतलब कि राष्ट्रीय आय और खपत के वितरण में हम क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा फासला देखते हैं। गरीब और गरीब हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। क्लियर है? मतलब क्या है कि संसाधनों का और आय का क्या है, समान वितरण नहीं है। तो ये असमानता भी किससे रिलेटेड है, गरीबी से रिलेटेड है, लेकिन पृथक अवधारणा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? चलो अब आप समझ गए। अब लॉरेंज वक्र देख लेते हैं। क्लियर? तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसका मापन हम जब करते हैं किसी अर्थव्यवस्था में, तो किसके माध्यम से करते हैं, लॉरेंज वक्र के माध्यम से करते हैं। लॉरेंज वक्र में क्या है, एक तरफ तो आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, एक तरफ क्या है, क्यूमुलेटिव पोर्शन ऑफ इनकम। क्या, जैसे 100 जने हैं और यहीं पर 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 100 रुपये जो आपके 100 जने हैं गांव में, उसमें 100 रुपये कितने लोगों में बटे हुए हैं। सपोज करो गांव में 100 रुपये हैं और आपकी पॉपुलेशन भी 100 है, 10 आदमी के पास तो 90 रुपये हैं और बाकी 90 लोगों के पास कितने हैं, 10 रुपये हैं। तो आप मुझे बताओ, ये 10 लोग पावरफुल हैं? क्लियर है? और इट मीन्स कि यहाँ पे इनकम का जो वितरण है वो कैसा है, असमान है। इस वक्र से हमें यही मालूम पड़ेगा। देखो एक बार कैसे, पॉपुलेशन की बात करते हैं। सपोज करो यहाँ पर अपन पहुंचे, कितनी पॉपुलेशन है कोई, चलो 75 मान लेते हैं, 75 मान लेते हैं। हमने देखा जितना नीचे लटक रहा है, इट मीन्स 100 में से 75 लोग के पास 10% क्या है, 100 में से 10 रुपये इनके पास है। 75 लोग 10 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। क्लियर? इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर चले गए, जैसे 90 हो गया, 90% लोग कितने, 40 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। कितने, 40 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। क्लियर है? इट मीन्स जो आय का वितरण है वो कैसा है, असमान है। आय का वितरण है वो कैसा है मेरे मित्र, असमान है। क्लियर? ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, लाइन ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। एक बार देख लो, जैसे यहाँ 40 है, ये 40 है और इधर आया ये भी 40 है। इट मीन्स कि 40 लोगों के पास ही 40 रुपये हैं, मतलब समान है। अगर आप लाइन ऑफ इक्वलिटी पे कैलकुलेट करके देखोगे तो आप पाओगे, ये जो सीधी लाइन होती है 45 डिग्री की, आप पाओगे कि जितनी पॉपुलेशन है उतने ही इनकम, मतलब उतना ही पैसा उस पॉपुलेशन के पास है। मतलब कितना भी पैसा हो सकता है, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, प्रोपोर्शन में जितनी जनता है, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसको बराबर पैसे बटे हुए हैं। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि जितना नीचे ये दूर होगा, ये जो लटक रहा है ना, ये जो लाल रेखा है, ये जितनी लाइन ऑफ इक्वलिटी से दूर होगी उतना ही कैसा समाज आपको वहां देखने को मिलेगा, असमान समाज। मतलब कि यहाँ पे वितरण में जबरदस्त असमानता है, इनकम की वितरण में जबरदस्त असमानता है। क्लियर है? तो लॉरेंज वक्र क्या करता है,
ये मेरे मित्र कुल आय तथा वितरण के बीच संबंध को दर्शाता है। कुल आय व वितरण के बीच संबंध को दर्शाता है। लॉरेंज वर्ग, इतना ध्यान रखना। आय की असमानता का क्या है मेरे मित्र, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है। ये जो आपने एरिया देखा ना, ये बीच वाला लाइन ऑफ इक्वलिटी से, और ये ज्यादा अपन ने लटका दी, ये बीच वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉपुलेशन वाला जो एरिया, ये क्या है, ये क्या है मेरे मित्र, ये आपके जैसे एक्स पॉपुलेशन है, तो ये कैसी है, असमान वितरण इनको मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, इनइक्वलिटी के द्योतक इसको बताएंगे। क्या बताएंगे, इनइक्वलिटी का द्योतक बताएंगे। क्लियर है मेरे दोस्तों। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना कि ये जो लाइन ऑफ इक्वलिटी है, आप इससे जितना दूर होंगे उतना ही क्या कहलाओगे, एक और दो। ये कंडीशन ए है, ये बी है, तो मुझे बताओ कंडीशन ए में ज्यादा असमान वितरण है या कंडीशन बी में, कंडीशन बी में। मतलब इस लाइन ऑफ इक्वलिटी से आप जितने दूर होते चले जाओगे, इट मीन्स कि आय का वितरण उतना ही क्या है, असमान है। और जितना पास आते चले जाओगे इस लाइन ऑफ इक्वलिटी का, इट मीन्स कि आय का वितरण उतना ही समान है। स्पष्ट है मेरे मित्रों, क्लियर है। मतलब कि ये क्या है, एलसी, ठीक है। इससे जितना दूर बढ़ते जाओगे लाइन ऑफ इक्वलिटी से, उतनी ही विषमता बढ़ती जाएगी। और ये लॉरेंज कर्व, और लॉरेंज कर्व जितना कम होगा, इट मीन्स उतनी ही समता अधिक होगी, ये ध्यान रखना। लॉरेंज कर्व जितना अधिक होगा, या जितना उसकी वैल्यू अधिक आएगी, उतनी ही आपकी क्या है मेरे मित्र, विषमता भी आपकी क्या आएगी, उतनी ही अधिक आएगी। और लॉरेंज कर्व जितना कर्व ये जितना कम होगा, आपकी समता उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना। क्लियर है। अब गिनी गुणांक और देख लो, हमने एक गिनी गुणांक के बारे में और देखा था, गिनी गुणांक भी यहीं आ जाएगा। अब गिनी गुणांक क्या बताता है, एक कोएफिशिएंट है बेसिकली। ये क्या बताता है कि किसी भी देश में जितनी भी उपस्थित जनसंख्या है, उनके मध्य में आय के वितरण को बताता है, उनके मध्य में आय के वितरण को बताता है। क्लियर है, ठीक है। अब गिनी गुणांक में एक बात का और ध्यान रखना, गिनी गुणांक में एक चीज का और ध्यान रखना, गिनी गुणांक की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 to 1 होती है। क्या, 0 to 1 होती है। और इसका भी ध्यान रखना, 0 का मतलब क्या है, अगर 0 वैल्यू आ रही है गिनी गुणांक की, इट मीन्स कि वहां पर क्या 0% असमानता है, सब समान है। मतलब क्या कि लाइन ऑफ इक्वलिटी पे है, सारी जनसंख्या जो है 100 रुपए है, तो 100 रुपए 100 जनों में बराबर बराबर बटे हुए हैं, मतलब सबको 1-1 रुपए बटे हुए हैं। और एक यदि उसकी गिनी गुणांक की वैल्यू आती है, इट मीन्स कि भैया यहाँ क्या है, बिल्कुल ही असमान है। इसका मतलब क्या है, 100% असमानता। एक का मतलब 100% असमानता, 100% असमानता। एक तो ये ध्यान रखना। स्पष्ट है मेरे मित्र, इसमें कोई समस्या? अच्छा, और गिनी गुणांक कौन सा एरिया हो जाएगा, ये जो लाइन ऑफ इक्वलिटी और ये जो अपनी लॉरेंज कर्व है, इसका बीच का जो ये क्षेत्रफल है, ये क्या कहलाता है, गिनी गुणांक कहलाता है। क्लियर, मतलब गिनी आपका एरिया कहलाता है। क्लियर है।
अब ये जो है इसको कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखना। ये जैसे कि x है, ये जो एरिया है x है और ये है y है, तो हमें जब भी गिनी कोएफिशिएंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, या इसको यूं वैल्यू दे लीजिए a, ये b और ये c, x अपॉन ए बी सी। क्या, x अपॉन ए बी सी जो एरिया है ये आपका क्या कहलाएगा, x अपॉन ए बी सी कर देंगे तो इसके माध्यम से जो भी आपका मान आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, गिनी कोएफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। और x क्या है, लॉरेंज कर्व के द्वारा घेरा गया क्षेत्र। स्पष्ट है, कोई समस्या। ये त्रिभुज बन गया। कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा x अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब तो वही है कि ये जो y वाला एरिया है और ये जो x वाला एरिया है, इट मीन्स टोटल क्या हो गया, ये ए बी सी ट्राइंगल हो गया। बहुत सिंपल, चलो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया भैया मित्र आपको। तो गिनी गुणांक क्या हो गया मेरे मित्र, ये देश में उपस्थित जनसंख्या के मध्य आय के वितरण को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात असमानता की डिग्री का मापन करते हैं। ये 0 to 1 होता है। अगर 0 वैल्यू आती है इट मीन्स कि 0% क्या है मेरे मित्र, असमानता है। क्लियर, मतलब सबकी आय एक समान है। और अगर वैल्यू 1 आती है इट मीन्स 100% क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पे 100% यहाँ पे क्या है, असमानता है। मतलब कि संपूर्ण आय एक ही व्यक्ति के पास है तो ही एक आएगा इसमें, तो ही एक आएगा। क्लियर है, चले आगे। तो ये गिनी कोएफिशिएंट भी हो गया और अपना लॉरेंज कर्व भी हो गया। ये लॉरेंज कर्व के बारे में भी बेसिक बातें हैं वो देख लो मेरे मित्र। 1905 में मैक्स और लॉरेंज ने भैया ये प्रतिपादित किया था। किसी देश के लोगों के बीच विषमता को ज्ञात करता है। वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे रहते हैं। अब आ जाओ भैया फैक्ट बेस के क्वेश्चंस पर। इस पर आ जाओ, फैक्ट बेस के क्वेश्चंस पर आ जाओ, इनको देख लो। उसके बाद मैं आपको कमेटीज बता दूंगा तो आपका ये एक तरीके से पूरा हो जाएगा। क्लियर है, चलो 1 मिनट। भारत में गरीबी रेखा, हमने क्या देखा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। गरीबी रेखा का निर्धारण आय या उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। हर लाइन पे क्वेश्चन है, एग्जामिनर का ध्यान रखना। इसका तात्पर्य क्या है, एक ऐसे न्यूनतम उपभोग स्तर से है जो मूल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति या परिवार को उपलब्ध होना चाहिए। यह रेखा जनसंख्या को निर्धन और गैर निर्धन श्रेणियों के मध्य विभाजित करती है। भारत जैसे अपेक्षाकृत गरीब देश में यह रेखा सामान्यतः भुखमरी के स्तर को दर्शाती है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण का जो पहला आपका आधिकारिक प्रयास हुआ था वो योजना आयोग ने किया था। और कब किया था, 1962 में किया था। इसमें हमने क्या तय किया था कि प्रति व्यक्ति जो 20 रुपये से कम कमाता है या 20 रुपये से कम का उपभोग मतलब व्यय करता है, इस पे खाने पर 20 रुपये से कम उपभोग व्यय करता है तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ये सुझाव दिया था योजना आयोग ने 1962 में। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 में योजना आयोग ने क्या बोला कि भैया आप गरीबी को कैलोरी मान के आधार पर मापो। गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मान के आधार पर क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने तय किया कि जिसको 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलती है वो गरीब नहीं है, इससे कम मिलेगी तो गरीब है। शहरी क्षेत्र में हमने क्या तय करी, वो रेखा 2100 कैलोरी। 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। मैं भी आपको सारी समितियों के बारे में बता दूंगा। 2009 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। भारत की 269 मिलियन की आबादी में इसने बोला कि 21.9% क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है। योजना आयोग द्वारा 2012 में रंगराजन समिति एक और गठित करी गई थी। क्लियर, 2005 मैं वैसे आपको सारा लिखाऊंगा भी है ना, 2005, 2009, 2012 में गठित करी गई और इसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी 13, 14, 15, 12 में आपकी ये थी रंगराजन 14, 12 से 14, 12 से 14, ठीक है। 12 में अपॉइंट हुई और 14 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। रंगराजन साहब ने क्या बताया कि साहब 21.9 नहीं 29.5% जनसंख्या गरीब है। 11-12 में इन्होंने सेंसस को लेते हुए बताया। ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये से कम कमाने वाला प्रति व्यक्ति गरीब है। शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति से मासिक उपभोग
प्रति व्यक्ति सॉरी मासिक उपभोग कमाने वाला व्यक्ति गरीब है, ये इनकी परिभाषा थी। एक्चुअली रंगराजन समिति है, उसके सुझाव पर विचार तो किया नहीं सरकार ने, और उसके बाद फिर हम कौन सा अभी भी यूज में लेते थे, जो रेखा को यूज में ले रहे थे, गरीबी रेखा को, तेंदुलकर समिति की जो आधार था उसी को काम में ले रहे थे। क्लियर है? पेज ऐड करने का प्रोसीजर देख रहा था मैं मित्र, तो क्या मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मैं आपको चारों जो कमेटीज हैं उनके बारे में एक बार बता देता हूँ। जो गरीबी से संबंधित आई है, पहला वाई के अलग, अलग के बाद आई थी लकड़ावाला, लकड़ावाला के बाद अपनी तेंदुलकर, और तेंदुलकर के बाद रंगराजन। इनकी जो बेसिक फाइंडिंग्स हैं वो भी मैं आपको भी बता दूँ। अलग, लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन। वाई के अलग के बारे में देख लो भैया। वाई के अलग 1997 में अपॉइंट हुई थी और 1999 में इन्हें रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। 1997 में अपॉइंट, 99 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। वाई के अलग ने क्या बताया था साहब? वाई के अलग ने बोला था कि कैलोरी की मात्रा के आधार पर गरीबी का निर्धारण होना चाहिए। मोटा मोटा भी ध्यान रखना, गरीबी के निर्धारण के लिए अलग साहब ने कैलोरी को आधार माना था, कैलोरी को आधार माना था। क्लियर? और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने बोला 2400 और शहरी में 2100। ग्रामीण में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का आधार माना था। क्लियर है? इसके बाद कौन सी कमेटी आई? लकड़ावाला समिति आई। लकड़ावाला कब आई थी? 1997, 77 है मेरे मित्र। सतहत्तर और 79। मैंने ये क्या लफड़ा पड़ गया भैया? अलग साहब को लकड़ावाला से पहले लिया है, ठीक है। लकड़ावाला 77, 79, 79, और ये है 89 और 93। 89 में फॉर्म हुई और 89 और 93 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। क्लियर? लकड़ावाला ने भी बेसिकली ये जो अलग कमेटी की रिपोर्ट थी इसी को मोटा मोटा इसने रखा, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया, ठीक है। बस इसने एक बदलाव और किया कि आप गरीबी को नापने के लिए इसने मुद्रास्फीति और जोड़ दी। क्या जोड़ दी? मुद्रास्फीति और जोड़ दी। इतना से ध्यान रखना, गरीबी के निर्धारण में इसने मुद्रास्फीति को आधार मानने की सिफारिश करी। क्लियर? मतलब अलग कमेटी के 79 में रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में 10 साल बाद लकड़ावाला कमेटी बनी थी, ये ध्यान रखना। और इसने 2 टर्म दी थी। कौन सी? मुद्रास्फीति में अपन ने ऑलरेडी देख लिए, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर, ये 2 टर्मिनोलॉजी और दी थी। क्लियर है कि भैया ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो आप सीपीआई एएल को यूज करो और शहरी क्षेत्र के लिए सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, है ना, लेबर नहीं, इंडस्ट्रियल वर्कर को यूज करो, आईडब्ल्यू को यूज करो। क्लियर? और एक सुझाव और दिया था इनने कि इसको राज्यों के हिसाब से और करो। क्या? सभी राज्यों के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन का भी इन्होंने सुझाव दिया था। अलग अलग पॉवर्टी लाइन का सुझाव दिया था। अब आ गए अपने तेंदुलकर साहब। तेंदुलकर साहब 2005
और 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि सब गरीबी है ना, केवल यही नहीं है कि कैलोरी नहीं मिल रही है, इतने पैसे नहीं मिल रहे। इन्होंने इसको मल्टी डायमेंशनल माना। क्या माना? कि गरीबी साहब बहुआयामी है। कैसी है? बहुआयामी है। और इन्होंने बोला कि पॉवर्टी लाइन का जब भी आप निर्धारण करो तो केवल वस्तुओं के आधार पर ही नहीं करो, केवल वस्तुओं के आधार पर ही नहीं। आप भैया शिक्षा भी देखो, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही नहीं मिल रही, जहां वो रहता है वो वातावरण स्वस्थ वातावरण है या नहीं है, हाँ। और उसके साथ साथ फिर उपभोग व्यय को भी शामिल किया। केवल वस्तुओं को ही इन्होंने नहीं बोला था, इन्होंने बोला था भैया शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जहां पर आप रह रहे हो, इसको भी इन्होंने ऐड कर दिया था। बोला कि गरीबी क्या है? बहुआयामी है। ठीक है ना। शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रहा है, उपभोग व्यय में इन्होंने इसको भी ऐड कर दिया था गरीबी रेखा के निर्धारण करने में। क्लियर है? इतना ध्यान कर लोगे? ठीक है। और इन सबको मिलाकर इन्होंने बोला, तेंदुलकर साहब ने, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच निकालनी चाहिए गरीबी की रेखा को निर्धारण करने में। कौन सा अप्रोच निभानी चाहिए? इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकृत अवधारणा। देखो मैं इसलिए ये कीवर्ड बता रहा हूं आपको कि एग्जामिनर सीधे सीधे देगा आपको, तो एटलीस्ट आपको अभी समय ये जो मैं कीवर्ड बता रहा हूं ये ध्यान में रहना चाहिए। इन्होंने एकीकृत गरीबी रेखा का यूज करने का आग्रह किया था। क्लियर है? ठीक है। और इन्होंने एक मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का यूज करने के लिए बोला था। आप तो केवल यही ध्यान रखना ना, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मतलब ये है कि 30 दिन तक आपने कितना कौन सी वस्तु काम में ली, 7 दिन कितने ली, ऐसे करके। यहाँ पर 365 दिन देखा गया था भैया कि 5 मदें थी या 4 मदें थी कि इन मदों में आप कितना खर्चा कर रहे हो, ऐसा करके था। आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको तो कल इतना सा ध्यान रखना। एग्जाम पूछे कि बहुआयामी गरीबी के लिए मानदंड अपनाने के लिए किसने शुरुआत करी? तेंदुलकर साहब ने करी। क्लियर है? उपभोग व्यय को भी इसने, ये जो एस्पेक्ट थे वस्तुओं के अलावा शिक्षा स्वास्थ्य, इनको भी जोड़ा और एकीकृत पॉवर्टी लाइन की इन्होंने बात करी। और जो मेथड लिया एक मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, इसको इन्होंने काम में लिया था। क्लियर है? मिश्रित संदर्भ अवधि का इन्होंने प्रयोग किया था। क्लियर है? ये जो खाद्य वस्तुओं थे उसका तो इन्होंने डेटा 30 दिन के लिए देखा, कुल मिला के बात ये है। और जो गैर खाद्य की वस्तु थी उनका 365 दिन में कितना उपभोग रहा है, ऐसा करके उन्होंने देखा था। लेकिन आपको जो मैं कीवर्ड बता रहा हूँ उसी को देखना। उसके बाद कौन सी आई? रंगराजन 2012 में आई और 2014 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी साहब। क्लियर है? क्लियर है? इसमें पहली बात ध्यान रखना, इन्होंने व्यक्ति की बजाय परिवार को इकाई माना। परिवार को इकाई माना। क्या? परिवार को इन्होंने इकाई माना। क्लियर है? और इन्होंने एकीकृत गरीबी नहीं, अलग अलग पॉवर्टी का निर्धारण किया, अलग अलग पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किया। क्लियर है? और इनके लिए देखो मोटी मोटी बात क्या है, जैसे कि तेंदुलकर साहब ने तो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यूज किया था, इन्होंने मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यूज किया था पॉवर्टी लाइन की गणना के लिए। क्लियर है? ठीक है मित्र। अच्छा, जैसे तेंदुलकर ने गरीबी रेखा नापने के लिए बहुआयामी क्षेत्रों को अपनाया था, इसी तरीके से इन्होंने इसमें एक चीज और जोड़ दी, पोषकता को भी जोड़ा गरीबी के अंदर। ठीक है? पोषक या पोषण तत्व कितने प्राप्त हो रहे हैं व्यक्ति को, ये भी इन्होंने इसमें ऐड कर दिया था। क्लियर है मेरे मित्र? इतना ध्यान कर लेना। ठीक है ना? और ये कुछ मदें थी जैसे कि कपड़े, जूते, विद्युत, किराया, ऐसी मदों पर आप खाद्य पदार्थ कितना खर्चा कर रहे हो, उसमें ये मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस यही था कि 7 दिन में आपने इन चीज़ों पे कितना खर्चा कर रहे हो। और जैसे कि जूते वूते पे तो आप रोज़ खर्च करते नहीं हो, तो 30 दिन के अंदर आपने बाकी इन चीज़ों पे कितना खर्चा किया, ऐसे करके मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस
पीरियड के अंतर्गत तुम्हारे खर्चे के स्वभाव के अकॉर्डिंग गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। क्लियर है? मोटा मोटा इसमें बता दूं, व्यक्ति की बजाय परिवार को इन्होंने इकाई माना गरीबी रेखा के निर्धारण में। क्लियर है? एकीकृत गरीबी की बजाय इन्होंने अलग अलग गरीबी रेखा के निर्धारण के बारे में कहा। क्लियर? इन्होंने एक मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का यूज किया, जिसको आप कहते हैं संशोधित मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ये लिख देना आप तो। क्लियर है? मिश्रित संदर्भ अवधि। और एक बात और करना, इन्होंने पोषण तत्व को भी शामिल किया था, जैसे फैट्स कितने मिल रहे हैं उसको, प्रोटीन खाना कितना मिल रहा है, यह भी MMRP में इन्होंने शामिल किया था। स्पष्ट है मेरे मित्र? चलो, अब बाकी जो इनके फैक्ट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा ना, सब अब आगे आने वाले हैं। बहुआयामी गरीबी से पहले हाँ देखो, भारत की स्थिति देख लेते हैं। और ये जितनी भी कमिटीज हैं, प्रमुख लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन, इन कमिटीज ने कितनी अपनी गरीबी कैलकुलेट करके दी है वो भी देख लो, ये एग्जामिनर पूछता है। ठीक है? भारत की स्थिति की बात कर लें, 5/6 में भारत में 645 मिलियन लोग बहुआयामी गरीब थे। अच्छा, बहुआयामी गरीबी के बारे में बता रखा है, इसको छोड़ दो, पहले अपन ये पॉवर्टी एस्टिमेट बाय डिफरेंट कमिटीज देख लेते हैं। ये जो चारों कमिटीज अपन ने देखी है, इसमें अपन लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में सरकार तेंदुलकर कमेटी को लेकर चल रही है, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है मित्र? लकड़ावाला कब आई थी? 77 में, और 79 में रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। और सॉरी, अलग आई थी ना, लकड़ावाला तो 89 में आई थी। लकड़ावाला 89 में आई थी और इनने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 92 में। तेंदुलकर कमेटी 2005 में और रिपोर्ट सबमिटेड 2009 में। और रंगराजन कमेटी अपनी कब थी मित्र? 12 में, और 14 में रिपोर्ट इनकी सबमिट कर दी थी। क्लियर है? अब एक बार आप डेटा देख लो, लकड़ावाला को मत देखो, आप तो सीधे तेंदुलकर कमेटी को देखो। 11-12 का डेटा देखना, एक बार शायद RS मेंस में पूछा भी गया है। 11-12 को देखो आप, कितने % गरीब बताया उसने? तेंदुलकर ने 21.9%। क्या? 21.9% पॉपुलेशन गरीब है। रंगराजन ने कितना बताया? 38.5% पॉपुलेशन गरीब बताई है। मतलब तेंदुलकर साहब ने भारत में गरीबी का आकलन करते हुए कहा कि रंगराजन से हमारे यहाँ पे मतलब 21.9% ही गरीब है। मोटा मोटा ये ध्यान रख लेना। अब इसका रूरल और अर्बन का बाइफिकेशन भी ध्यान रखो। रूरल में 25.7% क्या है? गरीब है, और अर्बन में 13.7% क्या है मेरे मित्र? गरीब है। क्लियर है? ये किसका डेटा था? तेंदुलकर कमेटी का। एक बार अभी देख लो, तेंदुलकर कमेटी ने पॉवर्टी लाइन क्या बताई थी कि प्रति व्यक्ति 816 रुपये से कम कमाता है, कहाँ पर? गांव में, तो गरीब है। और अर्बन में 1000 रुपये से कम कमाता है तो क्या है? गरीब है। प्रति व्यक्ति की बात हो रही है ये। क्लियर है? प्रति व्यक्ति प्रति माह की बात हो ररही है। एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है। ये किसने बोला था? तेंदुलकर साहब ने बोला था। रंगराजन की बात कर लें, रंगराजन ने बोला 972 रुपये रूरल में और 1407 रुपये अर्बन में प्रति व्यक्ति। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक मोटा मोटा परिवार का खर्चा आ जाएगा। क्लियर? ये कहता है कि अगर 972 रुपये प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम आती है और इससे कम आप कमा रहे हो तो गरीब हो, इससे ऊपर कमा रहे हो तो गरीब नहीं हो, अबव पॉवर्टी लाइन आ जाओगे। स्पष्ट है? मैं आपको ये 1407 वाला फिगर नहीं दिख रहा, 1198 के नीचे वाला, तो ये नीचे मैंने यहाँ लिख दिया है 1407। ठीक है? ये हो गया आपका किसका? रंगराजन का। और ये हो गया तेंदुलकर का, 816 रुपये गुणा रूरल का, और 1000 हो गया आपका अर्बन का। और तेंदुलकर कमेटी में कितनी गरीब बताए सब भारत में? 21.9% गरीब बताए हैं। और रंगराजन साहब ने 29.5% गरीब बताए हैं। तेंदुलकर साहब की रूरल एरिया में गरीबी कितनी है? 25.7%, और अर्बन एरिया में कितनी है? 13.7%। रंगराजन साहब के अनुसार रूरल एरिया में गरीबी कितनी है? 30.9%, और अर्बन एरिया में कितनी है? 26.4%। और तो इसमें कोई डेटा मोटा मोटा ऐसा कुछ है नहीं, जो आपके पास सारा आ ही गया ना।
रंगराजन का रिडक्शन बता रखा है। एक और ध्यान कर लेना, 216.53 269.8 मिलियन का मतलब हो गया 26 करोड़। देखो इन्होंने, तेंदुलकर साहब ने क्या कहा, रूरल और अर्बन मिला के मोटा मोटा 27 करोड़ लोग क्या है मेरे मित्र, गरीब हैं। कितने? 27 करोड़ गरीब हैं। वहीं रंगराजन साहब ने क्या बोला, 36 करोड़ गरीब हैं। क्या बोला? 36 करोड़ गरीब हैं। अभी सरकार रंगराजन रिपोर्ट को नहीं मान रही, किसको मान के चल रही है? तेंदुलकर को मान के चल रही है। स्पष्ट है मेरे मित्र, ये ध्यान में आ गया आपको? चलो, गरीबी निवारण के 3 दृष्टिकोण ध्यान रखना। एक तो आप अगर समृद्धि करोगे, ग्रोथ करोगे इकोनॉमी में, तो भी गरीबी कम होगी। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे, ये जितने भी लोन वगैरह बांटते हो आप, जो पेंशन इत्यादि देते हो। निर्धन वर्ग की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना, मतलब जो पेंशन इत्यादि देंगे न्यूनतम जरूरत पूरा कर दो, पीडीएस इत्यादि चला लो। वो सारी जितनी भी योजनाएं हैं, उस योजना की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, वह भी देख लो एक बार मित्र, है ना। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इसको भी देख लेते हैं और उसमें हम भारत का भी देख लेंगे। क्लियर है? 2023 की रिपोर्ट है भैया, इसको भी हाथों हाथ देखते चलो। एमपीआई 2023 कैलकुलेशन करी इसने 2005-6 से लेके 2019 से 21 तक के 15 वर्षों की अवधि में। इनने कहते हैं कि भारत में कुल 41.5 करोड़ लोग निर्धनता सीमा से बाहर आ गए। अभी आपने देखा होगा अखबारों में, अभी रिसेंट के अखबारों में बता रहा हूं मैं आपको, तो ये जो अपना है बड़ा अपडेटेड है, 10-5 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। ये कह रहे थे कि एमपीआई के अकॉर्डिंग भारत में पहली बार इतने लोग गरीबी रेखा की सीमा से बाहर आए। कितने? 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। इस बार 2023 की रिपोर्ट है, 15 साल का इन्होंने सिनेरियो देखा है, 5-6 से लेके 19 से लेके 21 तक। क्या ये वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक है, 100 से अधिक विकासशील देशों में एक तीव्र बहुआयामी निर्धनता को मापता है। पहली बार 2010 में आया था। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर करती है? यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड और ओपीआईएच, ठीक है, मानव विकास पहल, इनके द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फर्स्ट को आगे बढ़ाता है। हमने आज ही देखा था एक सेशन में इकोनॉमिक सर्वे में, पहला कौन सा था? गरीबी, और दूसरा कौन सा था? भुखमरी। गरीबी, भुखमरी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला जो है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए ये काम और करता है, चेक करता है भैया कितने लोग निर्धन हैं। क्लियर? 1 2 3 4 6 7 ये तो हमने आज याद भी कर लिए थे, 11वां भी हमने याद कर लिया था। संबंधित संकेतों में परस्पर संबंधित अभावों को भी ये नापता है। ध्यान है ना, एक आपका गरीबी, भुखमरी, और उसके बाद आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, फिर जेंडर इक्वलिटी के बाद अपन कहाँ गए थे? फिर जेंडर इक्वलिटी के बाद स्वच्छ पानी पीने का जल, और फिर स्वच्छ ऊर्जा। ये आपके 6 हैं, स्टार्टिंग के 6 एसडीजी के इंडेक्स हैं। चलिए कैसे मापते हैं साहब? ये इनके 3 डायमेंशन हैं। कौन कौन से? वहाँ के हेल्थ चेक करते हैं, एजुकेशन चेक करते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं। हेल्थ में क्या देखते हैं? तो इन्होंने पार्ट कर रखे हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। वेटेज कितना है इनका? 1/6, 1/6। फिर एजुकेशन में देखते हैं कि ईयर ऑफ स्कूलिंग कितने, मतलब कितने साल तक जा रहे हैं विद्यालय में, और स्कूल में अटेंडेंस देखते हैं। ऐसे नहीं मिड डे मील के लिए जा रहे हैं कि स्कूल साल भर है तो केवल 1-2 महीने स्कूल जा रहे हैं, तो ये स्कूल अटेंडेंस भी चेक करते हैं। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड में ये 6 चीज़ें देखते हैं, बड़ी सरल है। रसोई में चले जाओ, ये 6 की 6 चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएगी। रसोई में जाओगे तो पानी का, पीने का पानी मिलेगा आपको, गैस फ्यूल मिलेगी आपको। क्या? गैस फ्यूल मिलेगी आपको। साथ ही साथ रसोई में आप जाओगे तो बिजली भी देख लेना, इलेक्ट्रिसिटी चल रही नहीं चल रही। कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और पीने का पानी, 3 तो हो गया रसोई में। उसके बाद कहाँ चले जाओ? बाथरूम में चले जाओ, ठीक है, हाथ वाथ धो लो। सैनिटेशन, साफ सफाई कैसी रखते हो आप? आपके पास घर, आवास है या नहीं है, और संपत्ति, हाउसिंग और एसेट, ये 6 चाहिए ना। हाँ, ये 6 बिंदुओं के आधार पर आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेक किया जाता है। क्लियर है? कैसे मापते हैं देख लो। स्वास्थ्य, शिक्षा,
और जीवन स्तर, इनके 10 संकेतों के आधार पर प्रत्येक घर और व्यक्ति के लिए एक प्रोफाइल बनाते हैं, उसके अनुसार देखते हैं। एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब है यदि वह 10 संकेतों में से 1/3 33% या अधिक भारित संकेतों से वंचित है। इसको मल्टी डायमेंशन इसलिए बोलते हैं कि इसमें अपन ने केवल ये यूनि डायमेंशनल गरीबी रेखा तय नहीं कर रखी कि साहब ये गरीबी रेखा है 2400 किलो कैलोरी से आपको कम मिलेगा, कैलोरी तो आप गरीब नहीं। इसमें आपके 10 संकेतक हैं, 3 डायमेंशंस के 10 संकेतक हैं, और इन 10 संकेतों में से 1/3 या यूं कह लूं मैं 33% आप एटलीस्ट 33% संकेतों को पूर्ण नहीं करते हैं या उनसे आपको कम वेटेज प्राप्त करते हैं तो आप गरीब कहलाएंगे। क्लियर है मेरे मित्र? विश्व के बारे में देख लो मेरे मित्र, 110 कंट्रीज में 61.1 बिलियन आउट ऑफ 6.1 बिलियन में से, मतलब 6.1 बिलियन, 6.1 में से इनके हिसाब से 1.1 बिलियन क्या है, पुअर हैं। और कह रहे हैं कि जो 1.1 बिलियन जो पुअर पीपल हैं, इसमें से भी 1.1 की जो आधी आबादी है गरीबी की, वो कहाँ रहती है, सब सहारा अफ्रीका में रहती है। कहाँ रहती है, ये सब सहारा अफ्रीका के नीचे वाला एरिया, सब सहारा अफ्रीका में रहती है। और बोल रहा है कि ओवर अ थर्ड ऑफ ऑल पुअर पीपल, कि हर तीसरा आदमी कहाँ रहता है, लिव इन साउथ एशिया। ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये एरिया बता रखा है। क्लियर है? मतलब कि 1.1 जो बिलियन आपके गरीब रहते हैं, उसमें आधे गरीब कहाँ रहते हैं, सब सहारा में रहते हैं। और 1/3 मतलब हर तीसरा आदमी जो गरीब है वो कहाँ मिलेगा आपको, साउथ एशिया का मिलेगा। क्लियर है? इतना ध्यान कर लो आप तो बस। अब भारत की स्थिति देख लें एमपीआई में, 5-6 में भारत में देखो, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, पीआईबी का डेटा है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार ने ये स्पेशल रिपोर्ट निकाली है, अभी लेटेस्ट है। 2005-6 में भारत में लगभग 645 मिलियन लोग बहुआयामी गरीब थे। कब की बात हो रही है ये, 2005-6 की, मतलब 64 करोड़। 15-16 में घट के कितने रह गए, 37 करोड़। क्लियर है? कितने रह गए, 37 करोड़। और 2019-20 में कितने रह गए, 23 करोड़। क्या, 23 करोड़ रह गए। तभी तो कह रहे हैं कि 41 करोड़ हम क्या ले आए, बाहर निकाल लाए गरीबी रेखा से। तो 2000, सबसे बड़ी बात देखो, 15-16 से लेके इन 4-5 सालों में ही 37 और 23, मतलब कितना हो गया, 10 और 5, लगभग 14-15 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल लाए। क्लियर है? तो अगर हम 15 वर्षों का डेटा देखें तो 41.5 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। क्लियर है? नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा, ये ध्यान रखना, ये रिपोर्ट का नाम है, इंपॉर्टेंट आ जाता है, टाइटल ध्यान रखना, एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023। सुमन बेरी कौन है, नीति आयोग की उपाध्यक्ष। इनके सदस्य डॉक्टर वीके पाल और अरविंद विरमानी। डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम कौन है, CEO हैं। CEO और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। इनकी उपस्थिति में अभी 17 जुलाई को ये रिपोर्ट उनकी निकाली, नीति आयोग की रिपोर्ट थी। अच्छा, ये जो डेटा 41.5 करोड़ का मैंने बताया, ये कौन सा बताया है, ये MPI का बताया, जो UNDP और ऑक्सफोर्ड निकालती है मिलके। उसमें भारत की स्थिति इसमें बताइए कि हम पिछले 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। क्लियर है? चलो अब इसकी बात कर देते हैं। नीति आयोग की जो हमारी रिपोर्ट है, 5 सालों में कितने, 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। ऑलमोस्ट उतना ही हो गया ना, 37 और 23, 23 और 10, 33, 33 और 3, 36 हो गया। मतलब 13.5 करोड़ लोग हम क्या है, बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। 15-16 से लेकर 19-20 के बीच बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर कितनी रह गई है, 14.96% रह गई है। इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना। 2015-16 में भारत में नीति आयोग के हिसाब से कितने गरीब थे, 24.85। अब कितने रह गए हैं, अब रह गए हैं 14.96। 19-21 की बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बड़ी तीव्रता से गरीबी घटी है। उस समय कितनी थी, 32.5। अब कितनी रह गई है, 19.25। कितनी रह गई है, 19.25। कितनी रह गई है मित्र, 19.25। मतलब कि पूरे भारत की बात करूं तो 19 और 21 में 14.96% गरीब थे,
उसमें से भी यदि मैं बात करूं रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में 19.28% ही गरीब रह गए। क्लियर है। अब कह रहे हैं कि हम 2030 के निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 1 और 2 हासिल करने के पथ पर अग्रसर हैं। सभी 12 मल्टी पॉवर्टी MPI इंडेक्स संकेतों में पर्याप्त सुधार हुए हैं। अच्छा, और देखो ये डेटा, और अगर मैं बात करूं भारत की, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीबी में गिरावट देखी गई है। क्लियर है। 3.43 करोड़ लोग गरीबी से उत्तर प्रदेश में मुक्त हुए हैं। उसके बाद बिहार और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेटों को ध्यान जरूर करना। सबसे ज्यादा गरीबी रेखा कहां से बाहर हुए हैं भैया? यूपी में से, फिर बिहार में से, फिर MP में से। क्लियर है। फिर नीचे की लाइन आपको शायद दिख नहीं रही होगी। मैं इसको छोटा करना चाह रहा था मित्र। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। अंतिम लाइन ये बोल रही कि जो पोषण, स्कूली वर्ष, स्वच्छता और रसोई गैस की उपलब्धता में सुधार से गरीबी को कम करने में जबरदस्त भूमिका निभाई। किसने? पोषण ने। जैसे मिड डे मील है, आपको जो पैकेट मिल रहा है घर में खाने का। स्वच्छता अभियान चलाया कि भैया लैट्रिन बढ़ाओ, शौचालय बढ़ाओ। और रसोई गैस, उज्ज्वला योजना, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है कि इसमें मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में गरीबी कम करने के अंतर्गत में। बस इतना ध्यान कर लेना इसमें। आगे बढ़े। बाकी हमने फिर आगे देख लिया था, एस्टिमेट, डिफरेंट कमिटीज के एस्टिमेट देख लिए थे, 3 दृष्टिकोण देख लिए थे। चलो, तो देखो पॉवर्टी अपना बड़ा शानदार तरीके से पूरा हो गया है। ये लास्ट की जो मेरी 2-3 स्लाइड, इन पे विशेष ध्यान रखना। और इससे पहले जो अपने कॉन्सेप्चुअल जितनी भी चर्चा करी हुई गरीबी पे, फिर हमने सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी के बारे में देखा, हेड काउंट मेथड देखा हमने। क्लियर है। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पर हम गरीबी तय करते हैं। निर्धनता का श्रेणीकरण देखा, चिरकालीन, अल्पकालीन और जो कभी निर्धन नहीं है। फिर हमने गरीबी के कारण देखे थे, इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी। गरीबी का राष्ट्रीय स्वरूप, गरीबी का व्यक्तिगत स्वरूप के बारे में चर्चा करी। लॉरेंज वर्ग और गिनी गुणांक के बारे में हमने देखा। फिर भारत में गरीबी रेखा के बारे में जो बेसिकली हिस्टोरिकल काम हुए हैं उनको हमने देखा। कहाँ से स्टार्ट किया था? पहला आधिकारिक प्रयास किसने किया था? 1962 में योजना आयोग ने। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना है, उसने कैलोरी मान के बारे में कहा था गरीबी के लिए। वो बोला कि 2400 किलो कैलोरी और 2100 किलो कैलोरी ग्रामीण के लिए। 2005 में तेंदुलकर समिति आई, 2009 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, उनके अनुसार 21.9% गरीब थे। फिर रंगराजन समिति आई 2012 में, उसने अपनी रिपोर्ट दी। 12 में आई, 14 में उसने रिपोर्ट दी, उसने 29.5% गरीब बताए थे। स्पष्ट है। उसके बाद अपन ने MPI को देखा था। MPI के पहले मैं आपको रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर लूं। तेंदुलकर रिपोर्ट में हमने देखा कि जो 816 रुपये गांव में कमाता है प्रति व्यक्ति पर कैपिटा, वह उससे कम कमाने वाला गरीब है। ये गरीबी रेखा की जो हमने तय करी थी मानक, रूरल के लिए 816 और अर्बन के लिए 1000। क्लियर है। इनके हिसाब से 27 करोड़ लोग गरीब थे। 27 करोड़ लोग गरीब थे तेंदुलकर के हिसाब से। रंगराजन कमेटी की बात करूं तो रंगराजन कमेटी ने 972 रुपये की रेखा तय करी थी गरीबी की रूरल में, और 1407 रुपये तय करी थी अर्बन की। और रंगराजन के हिसाब के 36 करोड़ क्या थे मेरे मित्र? गरीब थे। क्लियर है। और अगर आप अर्बन और इसको भी बांटना चाह के देखो तो ये तो हो गया लगभग 21.9% और रूरल 25.7 और 13.7। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं रंगराजन की देखूं तो 29.5 रंगराजन ने बोली थी, और रूरल में था इसका 30.9 और 26.4। एक बात जरूर देखना कि रंगराजन ने जो कैलकुलेशन करी थी उसमें रूरल और अर्बन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मात्र कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। लेकिन तेंदुलकर कमेटी में डिफरेंस कितना बड़ा भारी है? 25.60 से 13.7। कितना हो गया मेरे मित्र? ये 5 और 3 8, 8 का डिफरेंस है। कितना? 8 का डिफरेंस है। 13.7 में प्लस 8 कर दोगे तो रूरल में 25.7 हो जाएगी, और अर्बन में 26 में कितना जोड़ देंगे? इसमें लगभग 4 जोड़ लो, है ना। लगभग 4 जोड़ लोगे तो रूरल की आएगी।
क्लियर है, स्पष्ट है मेरे मित्र? ठीक है, चलो। और मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स का अपने डेटा देख लिए। बोल रहे हैं कि सब 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। क्लियर। और पिछले 5 वर्षों की बात करते हैं तो 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। और वर्तमान में 14.96% गरीब रह गए हैं भैया। ग्रामीण क्षेत्रों में 19.28% गरीब रह गए हैं। ये इतना ध्यान कर लेना। सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से बाहर आने वाला राज्य कौन सा है? यूपी के नागरिक सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से बाहर आए, उसके बाद बिहार, उसके बाद एमपी। क्लियर है मेरे मित्र? चलो, पॉवर्टी अपना फिनिश हो गया। ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट वाला है, वो हाथों हाथ देख लेना, वो भी बड़ा जोरदार है। उसमें कुछ 5-7 बड़े प्यारे डेटा हैं, उनको भी हाथों हाथ देख लेना। तो आपका गरीबी ये, और इसके पश्चात अपना HDI तो वैसे अपन ने देख लिया था, फिर भी पुनः एक बार देख लेंगे। HDI और हैप्पीनेस इंडेक्स, वो देख के आपका 3-4 क्वेश्चन का काम ये भी पक्का हो जाएगा। चलिए साहब, सबको राम राम।